is work done by spring force. Work done by spring force. स्प्रिंग लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो मैं ये तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से दैट व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स। हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स कैसे वर्क डन करती है, सिर्फ हमें ये डिस्कस करना है। स्प्रिंग फोर्स एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में हम बहुत जनरल एक्सप्रेशन ले रहे हैं कि ये आपको एक स्प्रिंग दी हुई है, स्प्रिंग आपके पास 3 बार आएगी। एक बार आपने स्प्रिंग को लॉज ऑफ मोशन में देखा था, अब आप स्प्रिंग को वर्क एनर्जी इन पावर में देखोगे, फिर एक बार और स्प्रिंग आएगी आपके पास एसएचएम, जब आप एसएचएम करेंगे। तो आपने एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग से आपने एक मास अटैच किया, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। मैं मान लेता हूं कि इनिशियली कुछ स्ट्रेच थी स्प्रिंग एक्स आई, इनिशियल जो एलोंगेशन है स्प्रिंग में, दैट इनिशियल एलोंगेशन इज एक्स आई। आप क्या करते हैं, स्प्रिंग को कुछ स्ट्रेच कर देते हैं, आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया। जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो इसका जो फाइनल एलोंगेशन आया, दैट फाइनल एलोंगेशन इज एक्स एफ। तो इनिशियल एलोंगेशन एक्स आई था, फाइनल एलोंगेशन इज एक्स एफ। तो आपको चाहिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। देखिए स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा, ये इनिशियल से लेकर फाइनल तक इट्स माइनस ऑफ के एक्स टी एक्स। जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं इट्स कम्स आउट टू बी माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन। एक्स इनिशियल, इनिशियल एलोंगेशन या कंप्रेशन, एक्स आई जो मैं यहां लिख रहा हूं दैट्स इनिशियल, ऐसे लिख देते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। ये एलोंगेशन कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट with respect to mean position. This is initial displacement with respect to mean position. This can be elongation or this can be compression. दोनों में से ये कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से XF is final displacement, बाकी सब सेम रहेगा। ये तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है, रीस्टोरिंग फोर्स का, लेकिन आप इसे स्ट्रेच करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी तो अप्लाई करेंगे। तो ये वर्क डन है स्प्रिंग फोर्स का, SP लिख देता हूं। यहीं पर आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी ले सकते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। भाई ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन के, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो ऐसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, जस्ट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इसके अलावा हम जो कुछ भी लेंगे, लाइक अगर मैं आपसे कहता हूं ग्राफिकली मुझे ये वर्क डन कैलकुलेट करके बताइए, तो आप स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। दिस इज पोजीशन एक्स, दिस इज restoring force, spring force. This is F. F is spring force. F is your spring force. तो भाई यहां जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ का नेचर है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ये एक्सटेंशन शो करता है। ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ये कंप्रेशन शो करता है। भाई ये ओरिजिन है ना, x इक्वल टू 0, राइट में ले गए आपने एक्सटेंड किया, पीछे ले गए आपने स्ट्रेच कर दिया। अब जब आप वर्क डन लेंगे तो एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा, वो एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन है आपका। ये जो भी एरिया आएगा,
ये एरिया अंडर द ग्राफ इज वो। एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन। चलिए, अब एक चीज और याद रखिएगा भाई, यहां स्प्रिंग वाले केस में आपका एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो, देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एक्सआई और एक्सएफ कुछ भी उनका स्क्वायर आ रहा है, तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, आप स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें। चलिए, आप स्ट्रेच करें मीन पोजीशन से या आप कंप्रेस करें मीन पोजीशन से, ग्राफ हमेशा, ये वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। इतना लिखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसकी। जरा ये है ना वर्क डन का एक्सप्रेशन, देखो वर्क डन का एक्सप्रेशन है -12 k, मीन पोजीशन पर एक्स आई 0 होता है, -12 k एक्स एफ स्क्वायर। अब एक्स एफ आपका कुछ भी हो, एक्स एफ आपका कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, स्क्वायर तो हमेशा नेगेटिव आएगा। कैस्पर, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, ओके, दिस इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। सो जैनब, एक्स एफ इज नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और यहां नेगेटिव साइन है तो वर्क डन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। चलिए, इतना लिखिए। लिख लिया आप सब लोगों ने? चलिए नेक्स्ट देखिए। स्प्रिंग के ऊपर एक पहला न्यूमेरिकल देखिए। ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसे करके ना एक स्प्रिंग रखी हुई है। अब आपने क्या किया, स्प्रिंग के ऊपर एक मास कनेक्ट कर दिया। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, सेम इंक्लाइन प्लेन है, सेम स्प्रिंग है, बट अब आपने स्प्रिंग के ऊपर एक मास रख दिया। तो जैसे ही आपने स्प्रिंग के ऊपर मास रख दिया, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। अच्छा, लिखिए लिखिए लिखिए।
अब इसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक मास रख दिया। जैसे ही मास रखोगे आप, क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस कर देगी। मान लीजिए पहले स्प्रिंग यहां तक थी, आपने एक मास रखा और उस मास की वजह से ये स्प्रिंग कुछ कंप्रेस कर जाती है। इस स्प्रिंग के साथ ऐसा हुआ, ये स्प्रिंग कंप्रेस कर कर यहां तक आ गई आपके मास रखने के बाद। तो स्प्रिंग में एक कंप्रेशन हुआ, जो कंप्रेशन एक्स अमाउंट से हुआ। अब आपकी स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब समझिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है। अ ब्लॉक ऑफ मास m, कुछ क्वेश्चंस हम साथ में करेंगे अभी। अ ब्लॉक्स ऑफ मास m अटैच्ड with a light spring if stiffness K is in equilibrium. On a smooth incline, with angle of inclination theta, if a variable external force is applied slowly till spring comes to its relaxed position, find work done by a spring force. Find work done by spring force. तो देखिए यहां हो गया रहा है, यह आपने एम मास का ब्लॉक रख दिया। इस एम मास के ब्लॉक ने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। अब जब ये स्प्रिंग, आप दोबारा से स्प्रिंग को यहां से इस पोजीशन में लेकर आना चाहते हैं जहां ये अनकंप्रेस थी, तो इसको समझिए ये इनिशियल है और ये फाइनल है। आप इसको दोबारा यहां लेकर आना चाहते हैं। सो एक्स आई जो है, दैट एक्स आई इज इक्वल टू एक्स, मुझे एक्स एफ देखो, एक्स एफ कितना होगा जब स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, मींस ना कंप्रेस्ड है ना एलोंगेटेड है, देन योर एक्स एफ वुड बी 0। ये एक्स आई है। आपको वर्क डन क्या चाहिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स चाहिए। आप जानते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस हाफ के इट्स एक्स फाइनल एलोंगेशन और कंप्रेशन का स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। एक्सएफ पता है भाई, स्प्रिंग जब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी तो एक्सएफ तो 0 होगा। आपको एक्स आई डिसाइड करना है, एक्स आई कितना हो। तो देखिए एक्स आई के लिए आप क्या करेंगे, ये मास यहां रखा हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, वेट का एक कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, जो इधर एक्ट कर रहा होगा, जो इसे कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। रीस्टोरिंग फोर्स यहां एक्ट कर रही होगी, जो इसे दोबारा इलोंगेट करने की कोशिश करेगी। ऐसी तो होगा। इक्विलिब्रियम तो तभी आएगा ना जब वेट और रीस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाए। तो आप यहां कह सकते हैं कि भाई रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा। एंड व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स, दैट्स k इनटू xi इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो यहां से xi आपको मिल गया, xi कितना आ गया, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय k। वैल्यू रख दो यहां, xi तुम्हें पता है xi कितना है, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय के। नाउ वैल्यू रख दीजिए। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आया माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर विच इज 0,
minus xi square, which is m square g square sine square theta divided by k square. So work done by spring force is now half k m square g square sin square theta over k square. अब इसको देखकर ना इस न्यूमेरिकल के बाद कुछ लोग इस पर शक करते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर। ये स्टेटमेंट हमेशा तब से वैलिड है जब आपका xi 0 था मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, कि पहले आपकी स्प्रिंग मीन पोजीशन पर थी फिर आप उसे कहीं और ले जा रहे हैं। चलिए इतना लिख लीजिए, जब आप लिख ले तो मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट आएंगे। लिखा आप लोगों ने? आए नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट डे। सो वर्क डन ऑल energy possessed by a body due to its motion। मोशन की वजह से बॉडी में जो भी एनर्जी होगी दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी है, सारी एनर्जी स्केलर होती हैं, तो ये भी स्केलर है। ये डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अलग अलग फ्रेम्स में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग तरह से बिहेव करेगी। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। अलग अलग फ्रेम्स में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज अलग अलग होंगी। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है, अगर एक कार जा रही है, एक आदमी ग्राउंड पर खड़ा है, उसे लगेगा कार की कुछ वेलोसिटी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जो इंसान कार के अंदर बैठा होगा उसे लगेगा कार रेस्ट में है, कार की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है।
सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस फ्रेम से आप देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उस फ्रेम पर डिपेंड करेगी। काइनेटिक एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। Kinetic energy is strictly positive quantity, is always positive. Negative kinetic energy exist नहीं करती, it's an always positive quantity, हमेशा positive है। काइनेटिक एनर्जी को आप चाहें तो मोमेंटम से कनेक्ट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m, वेयर p इज द मोमेंटम, और आप यहां से मोमेंटम को लिख सकते हैं इट्स ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे आपने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को कनेक्ट कर लिया, ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ये आपने एनर्जीज को डिवाइड किया, दैट मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है। काइनेटिक आएगी मोशन की वजह से, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी आती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से, कंजर्वेटिव इंटरेक्शंस की वजह से, इज एन ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट्स पी स्क्वायर बाय 2m, और पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम होता है ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। चलिए इतना लिखिए, फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक बेसिक सा न्यूमेरिकल आता है यहां से, वो देखते हैं। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पर आएंगे, सबसे काम का तो वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ जी हर्षित बताइए। हर्षित, स्प्रिंग फोर्स ना इज दिस एक्स स्क्वायर फंक्शन, एक्स स्क्वायर फंक्शन में मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता। सो मिनिमम और मैक्सिमम यहां पर एक राइट वर्ड नहीं होता। इज एन एक्स स्क्वायर फंक्शन, आपने सीखा है मिनिमा और मैक्सिमा कैसे करते हैं। यहाँ देखो, यहां पर कोई मिनिमा और मैक्सिमा नहीं मिलेगा इस फंक्शन, इसलिए ना वो मिनिमम है ना वो मैक्सिमम है। आप एक्स एफ एक्स आई की वैल्यूज चेंज करते चले जाइए, बहुत कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको। तो ये फंक्शन का ग्राफ ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जगह जाकर आपको मिनिमम मिल जाए और दूसरी जगह जाकर मैक्सिमम मिल रहा हो, ऐसा नहीं होगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, ये लिख लिया था ना सबने। जी गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप लेकर चल रहे हैं कि सिस्टम आपका इनिशियली रेस्ट में था, गलत हो जाएगा। अच्छा अब जरा एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करके दिखा दो, 15 लोग हैं, मुझे उम्मीद है सबका आंसर आ जाएगा। एक बॉडी है और मास 5 kg की बॉडी है, एक्सिलरेट करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट its kinetic energy after 5 seconds if it starts from rest। भैया जिसका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो इतना तो क्लियर है कि आगे की कहानी उसके नहीं समझ में आनी, किसी हाल में नहीं आनी। चलिए इसको सॉल्व करिए और आंसर लिखिए चैट रूम में। जिससे ये नहीं हो रहा फिर तो आगे का तो मुझे नहीं लगता है कि समझ पाएगा। राशिद का सही है, अलमास का सही है आंसर।
कैस्पल का सही है, मेघना का सही, हर्षित सही कर रहा है। भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आगे की चीजों में। मदिया कैलकुलेशन चेक कीजिए, आप सिर्फ कैलकुलेशन में कुछ माइनर सा गड़बड़ कर रही हैं, या फिर आप स्क्वायर करना भूल गई। समीरा, फौजिया, जैनब, अमन, ये तो बड़ी गलत बात है, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है मदिया, भाई वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी v इज u प्लस ए टी। वैल्यू रखिए, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है u0, एक्सेलरेशन टू 5 सेकेंड्स के बाद चाहिए, वेलोसिटी आ गई, इट्स 10 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स हाफ mv स्क्वायर, so it's half mass is 5 kg into velocity which is 10 square, so this is 250 joule। इतनी काइनेटिक एनर्जी क्या था इसके अंदर, सिर्फ वेलोसिटी तो निकालनी और हाफ mv स्क्वायर कर देना। भाई समीरा, जैनब, अब हुआ? भाई मुझे आप लोगों का ना कई बार ऐसा लगता है कि बाकी न्यूमेरिकल्स तो छोड़िए, जो मिनिमम न्यूमेरिकल्स हम असाइनमेंट शेयर करते हैं हर क्लास के बाद, एक आध क्लास में कभी छूट जाता है, लेकिन ज्यादातर में तो आपके पास होता है, आप उसे भी नहीं सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसे सॉल्व कर लें तो कुछ बेसिक चीजें होती चली जाएंगी। मैं ये तो नहीं कहता हूँ 4-5 न्यूमेरिकल से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ बेसिक चीजें हो जाएंगी, ऐसी चीजें हो जाएंगी आपसे। भाई नेक्स्ट देखिएगा, हाँ ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 4%, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली किया जा सकता है एक लाइन के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डायरेक्ट मेथड होगा वो 4% के लिए तो वैलिड होगा, लेकिन उसने 40% दे दिया तो आंसर गलत आएगा। तो मैं पहले आपको डिटेल्ड मेथड करा रहा हूं, फिर मैं शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा, और ये भी बताएंगे कि शॉर्टकट मेथड की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो K1 इज P1 स्क्वायर बाय 2m, ये फर्स्ट इक्वेशन। बाद में जो काइनेटिक एनर्जी होगी K2, दैट K2 इज P2 स्क्वायर बाय 2m। अब आपका काम इतना है कि P2 और P1 को रिलेट कर दीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो P2 है दैट इज P1 प्लस 4% ऑफ P1। तो आप लिख सकते हैं कि जो P2 है दैट्स P1 प्लस 4/100 P1। तो ये जो P2 है दैट P2 इज 104 P1 डिवाइडेड बाय 100। P2 जो है ये आ गया 1.04 P1। तो अगर मैं इसको यहां उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो K2 आ गया 1.04 स्क्वायर P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये 1.04 स्क्वायर हुआ, 1.04 स्क्वायर 1.04 का स्क्वायर 1.0816 आ गया।
1.0816 p1 स्क्वायर बाय 2m। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। देखो परसेंटेज चेंज निकाल लेना बड़ा आसान काम है। परसेंटेज चेंज निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फाइनल आया 1.0816 p1 स्क्वायर बाय 2m माइनस p1 स्क्वायर बाय 2m डिवाइडेड बाय p1 स्क्वायर बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गया p1 स्क्वायर बाय 2m, तो कॉमन आ गया, ये बचा 1.0816 माइनस 1 बाय p1 स्क्वायर बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कैंसिल हो गया, ये 0.816 आ गया, 0.0816 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आया 8.16%। तो ये तो एग्जैक्ट मेथड है कि अगर मोमेंटम आपने 4% से चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी 8.16% से चेंज जाएगी। मेथड 2 कहता है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट। टू इंटू परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज है वो मोमेंटम के चेंज का डबल कर दो, वहां से आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपका मेथड 2 हो गया। लेकिन ये तब तक वैलिड है, ये तब तक ऑलमोस्ट सही रिजल्ट देता है जब तक परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज अराउंड 5%। जैसे ही आप 5% के ऊपर जाएंगे ना, एरर दिखने लगेगा। यहां भी देखो मोमेंटम में चेंज है 4%, काइनेटिक एनर्जी में एग्जैक्टली 8 नहीं आया, 8.16 आया। आप जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे ना, यहां पर डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये लिमिटेशन, एग्जैक्ट नहीं देता ये मेथड, लेकिन टाइम बचा लेता है। अब कभी ऐसा है कि मान लीजिए आपको 6% दिया है, आपको पता है 12 के आसपास होगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अब एक ऑप्शन 5 दिया है, एक 20 दिया है, एक 25 दिया है, तो आप आसानी से डिसाइड कर लेंगे होगा 12% वाला। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत कम है कि एक ऑप्शन दिया था 8.16, एक दिया 8.17, एक 8.12, एक 8.18, फिर तो आपको एग्जैक्टली करके देखना पड़ेगा कि क्या होता है। इसे लिख लीजिए, ये तो लिख लिया था आपने, इसे लिख लीजिए। कैसफिल, मैं आप चलो खैर कभी बताऊंगा तुम्हें, एक काम की चीज बताऊंगा। ये जो तुम रिपीट करते हो ना अल्फाबेट्स, उसे जब राइटिंग स्किल सिखाई जाती है ना, तो वो एक तरीका होता है कुछ चीजें बताने का। वो अल्फाबेट्स रिपीट करने का यूजुअली ये तब होता है जब हम इरिटेट हो रहे होते हैं या हम दूसरे को इरिटेट करना चाहते हैं, तब हम ऐसे लिखते हैं कि हमने एक अल्फाबेट 10 बार रिपीट कर दिया। और वो साइन होता है ये दिखाने का कि ओके, या तो मैं इरिटेट हो रहा हूँ या मुझे इसे इरिटेट करना। तुम्हारे साथ कौन सा वाला सीन है? अच्छा, इन जनरल इसका मतलब यही होता है, जो तुम कर रहे हो उसका ये मतलब होता है। ये लिख लिया आपने? चलिए। अच्छा, अब आपको काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट भी कर सकते हैं।
अब वर्क एनर्जी इन पार की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत काम की चीज है, आपकी कैलकुलेशन बड़ा आसान कर देगी। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आपका काम बहुत बहुत आसान कर देगी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ ये कहती है कि टोटल, जब भी आप बॉडी पर मान लीजिए कुछ बॉडी की इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी थी K1, आपने कुछ फोर्स अप्लाई करी, मींस आपने कुछ वर्क डन किया, और वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होकर हो गई K2। तो यहां जो चेंज है ना काइनेटिक एनर्जी में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज K2 माइनस K1। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है बॉडी पर जो भी तुम टोटल वर्क डन कर रहे हो ना, टोटल वर्क डन, वो टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। टोटल वर्क, अब ये टोटल वर्क डन में क्या क्या आएगा? सारे एक्सटर्नल वर्क डन आएंगे, सारे इंटरनल वर्क डन आएंगे। अगर कहीं सूडो फोर्स है तो सूडो फोर्स का भी वर्क डन आएगा, और तुम कहते हो कोई ऐसी फोर्स है जो इस सब में नहीं आ रहा, वो भी आएगा। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सारे के सारे वर्क डन ऐड कर दीजिए, दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से एक चीज और सीख लीजिए, ये बड़ी गलतफहमी होती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ते हैं एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। मींस अगर एक फोर्स 10 न्यूटन की है तो उसका रिएक्शन माइनस 10 न्यूटन का होगा। लॉज ऑफ मोशन तक सही है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन के वर्क डन इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। वर्क डन ऑफ एक्शन may not be equal to work done ऑफ रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि ये वर्क डन जीरो। अब अगर किसी को लगता है डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए तो इसको देखो, एक साइकिल है, ये साइकिल रोड पे चल रही है, रोड साइकिल पर फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है, साइकिल का टायर रोड पर फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है। तो रोड ने साइकिल के टायर पे वर्क डन किया क्योंकि साइकिल का टायर तो आगे चला गया, लेकिन साइकिल के टायर ने रोड पर कोई वर्क डन नहीं किया क्योंकि रोड का तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो रोड साइकिल के टायर पर एक नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, लेकिन साइकिल का टायर रोड पर कोई वर्क डन नहीं कर पा रहा क्योंकि रोड तो अपनी जगह है, मूव ही नहीं कर रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्क डन जीरो भी हो सकता है एक्शन और रिएक्शन का, और नहीं भी नहीं हो सकता, मे नॉट बी इक्वल टू वर्क डन ऑफ रिएक्शन। इसे ख्याल रखिएगा, इसे लिख लीजिए, अब डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे। इतना लिखा आप लोगों ने तो बताइए मुझे। एक दो क्वेश्चंस मैं करूंगा, इसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा सॉल्व करने का। ये जितने ऊँग रहे हैं नींद में, फिर अंदाजा लगेगा आप कितना सीख रहे हो। चलो भाई, मेघना ने लिख लिया, समीरा, मदिया, तौहीद ने लिख लिया, चलो जी सबने लिख लिया। नेक्स्ट देखिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे दो क्वेश्चंस हैं जो पहले मैं कराऊंगा, उसके बाद आपका नंबर शुरू होगा, कि पिछले ऑलमोस्ट 45 मिनट से मैं ही बोले जा रहा हूं और मैं ही कर रहा हूं, आप तो सिर्फ सुन रहे हैं। अब आपका नंबर शुरू हो जाएगा, आपको करना हो, ये मैं करूंगा, उसके बाद का एक न्यूमेरिकल और मैं करूंगा, इसके बाद फिर आप करेंगे। अ बुलेट लीविंग द muzzle of a rifle barrel with velocity v
penetrates a plank and loses 1/5 of its velocity, and loses 1/5 of its velocity. It then strikes second plank which it just penetrate through. Which it just penetrate through. Find the ratio of thickness of plank assuming average resistance to penetration is same in both cases. Same in both cases. तो देखिए इसका मतलब क्या है. A bullet leaving the muzzle of a rifle barrel with a velocity v, तो एक बुलेट है, ये बुलेट है, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी v, और ये बुलेट एक प्लैंक है. भाई प्लैंक की कुछ थिकनेस रही होगी, थिकनेस t मान लीजिए. इस प्लैंक के अंदर ये बुलेट एंटर करती है और बुलेट बाहर आती है, और वो कहता है जब बुलेट बाहर आती है तो 1/5 ऑफ इट्स वेलोसिटी इसने लूज कर दी. भाई अगर 1/5 लूज कर दी तो कितनी बच गई, v माइनस v/5. बची कितनी, 4v/5 से ये बाहर आई. अब जब ये बुलेट बाहर आई, वेलोसिटी कम हो रही है, इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि प्लैंक एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा होगा. भाई लगाएगा, प्लैंक में लकड़ी है, लकड़ी का अगर प्लैंक है, वुडन प्लैंक के अंदर जब ये बुलेट एंटर करेगी तो वुड पुश करेगा ना, इसे फोर्स अप्लाई करेगा. दैट इज रेजिस्टिव फोर्स, है ना. ये रेजिस्टिव फोर्स, ये रेजिस्टिव फोर्स है ऑन बुलेट. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक गन से बुलेट आती है v वेलोसिटी से, एक वुडन प्लैंक है, लकड़ी का टुकड़ा समझ लो, एक इसके अंदर एंटर करती है. जब बुलेट वुड में एंटर करेगी तो वुड पुश करेगा बुलेट को. भाई वुड है, अपोज करेगा इसके मोशन को, कांटेक्ट होगा, नॉर्मली एक्शन लगाया, कोशिश करेगा ना जाए बुलेट. बुलेट में ज्यादा एनर्जी है, बुलेट पेनिट्रेट करती हुई निकल गई, लेकिन बुलेट ने वेलोसिटी लूज करी v/5, 4v/5 से आ गई. प्लैंक की थिकनेस t और रेजिस्टिव फोर्स Fr जो बुलेट पर अप्लाई कर रहा है प्लैंक. इसके आगे की कहानी क्या कहता है कि भाई ये आगे बढ़ती है, which is it then strikes a second blank which it just penetrates. चलो एक प्लैंक और रख देते हैं. अब ये बुलेट इस प्लैंक में भी एंटर करती है, सेम है, नहीं ये अलग थिकनेस का, ये T1 और ये T2. अब जब बुलेट यहां एंटर कर रही है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4v/5, और जस्ट बाहर आ गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0. थिकनेस ऑफ प्लैंक का रेशियो चाहिए, इसे कहता हूं मैं प्लैंक 1, इसे कहता हूं मैं प्लैंक 2. दोनों ही प्लैंक पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन प्लैंक 1. पहले मैं प्लैंक 1 पे लगा रहा हूं. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, टोटल वर्क डन, जितनी फोर्सेस तुम्हें दिख रही हैं, सारी फोर्सेस का वर्क डन ले लो और उसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दो. देखो यहाँ क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. भाई यहाँ तो एक रेजिस्टिव फोर्स है, उसके अलावा तो कोई फोर्स है नहीं. सो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो थिकनेस है प्लैंक की,
मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री। भाई एंगल तो ऑपोजिट ही 180 ही होगा। देखो भाई बुलेट राइट में जा रही है, रेजिस्टिव फोर्स ऑपोजिट में, तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम। भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4v/5 का होल स्क्वायर। इनिशियल कितनी है, v का होल स्क्वायर। सो ये आ गया माइनस रेजिस्टिव फोर्स multiplied by the thickness of the plank is 1/2m. It's 16v square by 25 minus of v square. So it's minus of resistive force into thickness of the plank is 1/2m. It's 25 minus 16 is minus 9v square divided by 25. Negative sign will cancel this negative sign. Resistive force multiplied by thickness is 9mv square divided by 50. That is first equation. ये आ गया। ऐसे ही आप सेकेंड प्लैंक के लिए यही इक्वेशन लिख सकते हैं। सेम इक्वेशन, टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई फर्स्ट और सेकंड प्लैंक में देखो वो कह रहा है कि रेजिस्टिव फोर्स तो सेम है, सेम है रेजिस्टिव फोर्स, तो वर्क डन में माइनस एफ आर सेम आएगा, बस थिकनेस अलग अलग है, तो T1 की जगह T2 आ जाएगा, तो सिर्फ ये चेंज आएगा। जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेंगे हाफ एम, भाई फाइनली तो ये रुक गया, तो वेलोसिटी 0। इनिशियली जब एंटर किया था तो वेलोसिटी थी 4v/5 का होल स्क्वायर। सो ये आया माइनस रेजिस्टिव फोर्स इनटू थिकनेस is 1/2m minus 16 v square over 25. So minus resistive force into thickness of the plank is minus 16 v square m divided by 50. That is equation number। अब आप एक सीधा साधा काम ये कर सकते हैं कि आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए 1 और 2 को। दोनों को डिवाइड कर लीजिए। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। F resistive force into T1 is 9m into v square divided by 50। फिर रेजिस्टिव फोर्स इंटू T2 16m v square divided by 50। Resistive force cancel this resistive force, 50 cancel this 50, mv square will cancel this mv square, and you are left with T1 by T2 is 9/16। 9/16, तो ये रेशियो आ गया 9/16 का। इसमें कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं बस एक और कराऊंगा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पर, फिर आप मुझे करके दिखाएंगे न्यूमेरिकल। एक और कराऊंगा, इसके बाद फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, फिर आपका काम होगा सॉल्व करने का। चलो जी, गुड। इसे लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए सर। जब लिख लें तो मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम को ना एक और टॉपिक मत समझा करो कि सिलेबस में एक टॉपिक और ऐड हो गया। इसे तो ऐसा समझा करो कि तुम्हें बचाने के लिए आया। बहुत टफ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अच्छे खासे लेंदी न्यूमेरिकल्स होंगे जो वर्क एनर्जी थ्योरम से 2-2 लाइन 3-3 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। फिजिक्स में ना 2-3 ऐसी चीजें हैं जो न्यूमेरिकल्स को आसान बना देती हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप सही तरह से अप्लाई कर सकते हैं तो ये आपकी कैलकुलेशंस आसान कर देंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस कर देंगे।
ये टॉपिक्स इसलिए हैं ताकि आपकी लाइफ सिंपल कर दे, और जो बेवकूफ इन 3 के क्वेश्चन गलत कर कर आ जाए उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और मैं सॉल्व करा देता हूं, फिर आप करिएगा। चलो जी, लिख लिया, बहुत बड़े। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस ये आखिरी न्यूमेरिकल है जो मैं करा रहा हूं। मैं इस न्यूमेरिकल के बाद समझ लेता हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया बच्चे को। ये है ब्लॉक ऑफ मास m1, ये है पुली, m2। So you have two blocks which are connected by string as shown in figure. They are released from rest calculate their common speed when they have moved a distance है। और आपको म्यू दिया है is coefficient of kinetic friction between block and table। ब्लॉक और टेबल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, दैट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू। तो देखो यहाँ फोर्सेस क्या क्या काम कर रही है। टेंशन काम कर रही है, वेट काम कर रहा है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है, पीछे फ्रिक्शन काम कर रहा है। ये ब्लॉक यहां से यहां आ गया, ये ब्लॉक यहां से यहां आ गया, जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो एल। इस पर देखो भाई क्या क्या काम कर रहा है। इसका वेट एक्ट कर रहा है m2g, टेंशन एक्ट कर रही है t, और ये भी नीचे आ गया। यहाँ तो फ्रिक्शन दिया नहीं है एल से। कहता है दोनों आएंगे तो सेम ही से, सेम स्पीड से तो नीचे आएंगे, वो सेम स्पीड निकाल दो। इसे अगर तुम एफबीडी से बनाने बैठ जाओ ना, तो तुम्हारे गए कम से कम 7-8 मिनट गए। वर्क एनर्जी थ्योरम से देखो कितना आसान है, सिर्फ लिखते चले जाओ वर्क डन किसका। m1g जो है, इसकी वजह से, चलो मैं लिखता हूं, मैं हर फोर्स लिख रहा हूं, बहुत डिटेल में लिख रहा हूं, इसलिए मेरा टाइम मत गिनना। तुम जब करोगे तो तुम ये इतनी चीजें नहीं लिखोगे। वर्क डन m1g का, वर्क डन नॉर्मली एक्शन का, वर्क डन फर्स्ट मास पर टेंशन का,
प्लस वर्क डन फ्रिक्शन का प्लस वर्क डन M2G का प्लस वर्क डन सेकेंड मास पर टेंशन का इज हाफ M1 प्लस M2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी इनिशियली तो रेस्ट में था 0। मुझे बताओ कोई वर्क डन छूटा तो नहीं? ये स्टेटमेंट आया आपके समझ में? बस इस स्टेटमेंट के बाद ये सॉल्व हो गया। मैं तुम्हें इतना सिखा रहा था ना कई दिनों से वर्क डन कैलकुलेट करना अलग अलग फोर्सेस के लिए, इसीलिए सिखा रहा था कि एक बार तुम्हें आ जाए हर फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना, फिर परेशानी नहीं आती। ये आया सबको? नहीं आया? चलो अब लिखते चले जाओ भाई। M1G का वर्क डन कितना आएगा? थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं ना साथ में। M1G का वर्क डन कितना आएगा? अरे बता दो M1G का वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा, है ना? 0 क्यों आएगा? डिस्प्लेसमेंट राइट में, फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करी, एंगल इज 90 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट राइट में। टेंशन का वर्क डन कितना आएगा? टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आएगा? फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। M2G भाई नीचे एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। M2G मल्टीप्लाइड बाय L। टेंशन का वर्क डन कितना आएगा? टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो आ जाएगा TL cos 180 which is half M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर। इतना करा दिया मैंने। देखो यार ये इसे कैंसिल कर देगा, जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ये नेगेटिव होगा। तो आया माइनस ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आया माइनस ऑफ M2GL, और भाई ये आ गया आपका हाफ M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर। फ्रिक्शन लिख दो भाई, फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू M1G L माइनस M2GL विद अ नेगेटिव साइन इज हाफ M1 प्लस M2 इंटू V स्क्वायर। अब यहां से आप V निकाल सकते हैं, अब कुछ बचा नहीं, लिख लीजिए इतना। एक और, चलो एक और मैं करा देता हूं, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, उसके बाद मैं तुमसे करवाऊंगा क्वेश्चन। एक और मैं कर देता हूं, वरना ये परेशान करेगा, तो ये परेशान करता है क्वेश्चन। नहीं अल्मास, पूरा सिस्टम के लिए अप्लाई करोगे ना, एक ब्लॉक के लिए तो यार नहीं, गलत आएगा। M2GL is positive. M2GL is positive. Yes, 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 Caspel. Yes, M2GL is positive. बिल्कुल, M2GL is positive. अल्मास अगर मैं एक पर अप्लाई करूं तो एक परेशानी आएगी। देखो अल्मास, टेंशन नहीं पता, फिर तुम्हें टेंशन निकालनी पड़ेगी। जब तुम दोनों पर एक साथ अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है कि टेंशन कैंसिल हो रही, तुम्हारा वर्क डन टेंशन की टर्म्स में आ जाएगा। टेंशन नोन नहीं है, फिर तुम्हें स्टेप्स और करने पड़ेंगे टेंशन निकालने में। फाइनल रिजल्ट यही है। इतना लिख लीजिए, फिर हम उसके बाद एक और, मैं ये नहीं करूंगा इसके आगे सॉल्व। एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूं, ये जरा सा कभी कभी परेशान करता है। चलिए ठीक है कैस्पर भाई, सबने लिखा? हर्षद, मेघना, मदिया, चलिए। जी हर्षित लिख लीजिए। चलिए 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 भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
भाई ये एक हेमिस्फेयर सा दिया है कुछ, बॉल यहां से यहां आ जाती है, थीटा एंगल कवर कर, ये यहां से उठकर यहां आती है, और ये स्फेयर इधर एक्सेलरेट करता है। बेसिकली हेमिस्फेयर रेस्ट में था, बॉल रेस्ट में थी, हेमिस्फेयर को तुमने यहां एक्सेलरेट कराया, सूडो फोर्स की वजह से बॉल गिरकर यहां तक आ गई। वो कहता है जब यहां आएगी ना तो वेलोसिटी पूछता है शायद कुछ, तो देखो जरा क्वेश्चन लिख दूं मैं। अ स्मॉल बॉल इज प्लेस्ड at the top of a smooth hemispherical wedge of radius capital R. If wedge accelerate with acceleration A, find velocity of ball relative to wedge. As function. तो यहां से लेकर यहां तक आ गया, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। अगेन वही काम करेंगे ना, वर्क डन इज टोटल वर्क डन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट। यहां से जब यहां आया तब आपको सोचना ये कि भाई दो फोर्सेस कौन कौन सी काम कर रही हैं, इस पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं। सोचो जरा सा, सोच के देखो कि कौन सी दो फोर्सेस होंगी। भाई एक तो वेट तो कहीं नहीं गया, ये तो मुझे उम्मीद है कि ये तो सबने सोच लिया होगा, वेट तो कहीं नहीं गया। देखो कैस्पेल के दोनों सही आ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक आया तो इसने y के लॉन्ग कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे क्या, अभी तो y कर देते हैं, एक mg फोर्स। और दूसरी फोर्स है भाई सूडो भी तो एक्ट करेगी, इधर एक्सिलरेट करेगा तो यहां एक सूडो एक्ट करेगी, सूडो की वजह से यहां आ गया, और x के लॉन्ग कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसे x कह दिया। तो ये जो टोटल वर्क डन है, ये दो वर्क डन है, एक mg का वर्क डन, वेट का वर्क डन, एक सूडो फोर्स का वर्क डन। अभी चेक करते हैं कैस्पेल आपका आंसर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वेट का वर्क डन देखिए, वेट का वर्क डन कितना होगा भाई, फोर्स तो mg है, बॉडी नीचे आई, कितना नीचे आई, y डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो cos जीरो। सूडो फोर्स देखो कितना m है, कितना डिस्प्लेस हुआ x के लॉन्ग, x डिस्प्लेस हुआ, एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो ये आ गया आपका विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो भाई कुछ रही होगी जब बॉडी मूव कर गई, इनिशियली तो 0 था तो ये 0 आ गया। m हमने यहां कॉमन ले लिया, ये बच गया gy प्लस ax इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो भाई देखिए m ने m कैंसिल कर दिया, ये आ गया ट्वाइस ऑफ gy प्लस ax इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो यहां से v आ गया, इट्स रूट ओवर 2 इट्स जी वाई प्लस एक्स। ये यहां खत्म नहीं होता, देखो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा ड्रॉ करूंगा। तो v आया रूट ओवर 2 जी वाई प्लस एक्स, परेशानी है y और x के साथ, वो एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप उसे y और x कैलकुलेट करके दिखाएं। तो y और x कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये हेमिस्फेयर था, ऑप्शन y और x की टर्म्स में कभी नहीं होंगे, बड़ा रेयर होगा, अगर वो आपको बहुत ही कुछ आसान देना चाह रहा है तो होगा। इसको यहां से यहां फेंक दिया, ये एंगल थीटा है, ये पूरा आर था, ये मैं निकाल सकता हूं भाई, ये तो रेडियस होगा ना, ये भी आर होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस है, इतना इतना हिस्सा बेस है,
तो इतना हिस्सा मैं निकाल सकता हूं, बेस क्या होता है, आर कॉस थीटा। तो ये जो बचा ये y को क्या लिख सकते हो, इट्स r माइनस आर कॉस थीटा। तो y कितना आया, इट्स r 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही आप x निकाल सकते हैं। देखिए दिस इज x, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर आप कैसे निकालोगे, इट्स r साइन थीटा। फिर राइट एंगल ट्राइंगल में आपने निकाल दिया। अब आप यहां वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू रूट ओवर 2 जी आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ए एक्स था, वो आ गया आर साइन। तो हेमिस्फेयर अगर देता है तो ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको एक्स वाई की, तो ये एक्स वाई निकालना आना चाहिए। चलिए कैस्पल आपका सही आ रहा था, है ना, बस ए गलत आपने कॉमन ले लिया था, एक जगह ए होगा एक जगह जी होगा। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आप एक न्यूमेरिकल मुझे करके दिखाएंगे। जी कैस्पल बताइए। हर्षित और कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं ना बाबू, और तो कोई फोर्स ही नहीं है जो एक्ट कर रही हो। जी जी, उसी फोर्स के इफेक्ट को आपने सूडो फोर्स के थ्रू ले लिया ना। जैसे आप उस फ्रेम पर बैठ गए, उससे क्या मतलब है, जब आप इस फ्रेम पर बैठे हुए हो तो आपने तो उसी फोर्स के इफेक्ट को लिया है, सूडो फोर्स को। भाई इतना लिख लीजिए तो बताइए मुझे, फिर हम नेक्स्ट मेरिकल एक एक अब आप करेंगे, बहुत कर दिए मैंने सॉल्व। भाई लिख लिया आप लोगों ने। आज तो सारा टाइम मेरे ही क्वेश्चन में निकल गया। देखिए मेरी साइड से वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट है, बस एक दो न्यूमेरिकल्स और करने। नेक्स्ट क्लास से हम पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कर देंगे। ओके चलिए। बहुत ढंग से देखिएगा, ओनली फोर्स acting on 2 kg body as it move along x-axis varies as shown in figure। भाई क्वेश्चन लिखते रहिए, लेंदी क्वेश्चन है बहुत, साथ साथ लिखते रहिए। वेलोसिटी ऑफ बॉडी at x equal to 0 is 4 meter per second।
A part. What is kinetic energy at x equal to 3 meter? B part. For what value of x will body have kinetic energy of 8 joule? C. What is maximum kinetic energy attained by body between x equal to 0 and x equal to 5 मीटर? तो ये फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट एक्स में है, ये 1 हो गया, 2 3 4 5, ये +4 न्यूटन है, ये एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाता है इसका, -4 न्यूटन। चलिए सॉल्व करिए, और ये आप करेंगे, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। नहीं कैस्पल, गलत आ रहा है आपका, ए पार्ट गलत आ रहा है जी। अल्मास आपका सही है। मेघना गलत आ रहा है। कैस्पल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, आपने क्या निकाल दिया? फौजिया गलत आ रहा है। हाँ अब सही है आंसर। राशिद का सही है, हर्षित का गलत है। जैनब का फर्स्ट पार्ट ठीक है, राशिद का सही आ रहा है। चलिए फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करता हूं, जिन लोगों का फर्स्ट पार्ट गलत आ रहा है। x इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है दैट्स 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 3 मीटर? यहां आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप ये लगाइए वर्क। भाई मैं अभी जरा सा चेक करूंगा आंसर है, मैं पहले इसको सॉल्व कर दूं, फिर मैं आप लोगों के आंसर चेक करता हूं सेकंड पार्ट का।
तो ये जो वर्क डन होगा, इस वर्क डन से आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो मैं जरा सा इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने। मैं अभी चेक करता हूं आपका, बस मैं इसको एक बार फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दूं। तो वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस देखिए 0 से 1 1 हो गया, बेस इंटू हाइट कितनी है 4, प्लस ये वाला तो नेगेटिव होगा, देखो यहां से यहां तक भी 1 है, बस ये अब पॉजिटिव नहीं आएगा, नीचे जा रहा है नेगेटिव आएगा, माइनस हाफ 1 इंटू 4, फिर ये आ गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये भी देखो साइड 1 है और ये 4 है, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव होगा, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आपको कैलकुलेट करनी है, इनिशियल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, मास इज 2 kg। मैं अभी चेक करूंगा, जरा सा मैं इसे सॉल्व कर दूं फिर मैं चेक करूंगा। ये चला गया, आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं मैं अभी देखता हूं। ये चला गया, तो आया -4 इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी -16। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 12 जूल। तो फर्स्ट पार्ट का तो कई लोगों का सही था, 12 जूल था, अमन अनीस का भी सही आ गया था। अब बी पार्ट का जो आंसर है, आजम का भी सही आ गया था, हर्षित का भी सही आ गया था। बी पार्ट का जो आंसर है वो आंसर बी का अल्मास का सही आ रहा है, खैस्पिल का भी सही है, और शायद जैनब ने तो लिख ही दिया था पहले, जैनब का भी सही है। खैस्पिल लास्ट पार्ट आपका गलत आ रहा है, लास्ट पार्ट खैस्पिल गलत है आपका। सेकंड पार्ट और आंसर्स बताइए, अभी तो मैं सेकंड पार्ट के आंसर्स ले रहा हूं। अब सही है खैस्पिल, अब सही है आपका। अल्मास गड़बड़ है, लास्ट पार्ट गड़बड़ है। तो ये ए पार्ट लिख लिया ना आप लोगों ने, राशिद सही आ रहा है आपका बी पार्ट। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ सब। बी पार्ट के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, अब मैं ग्राफ दोबारा नहीं ड्रॉ करना चाहता, मैं इसको यहीं रब कर देता हूँ। तो देखिए, अब वो कह रहा है वो पॉइंट बताओ जहां काइनेटिक एनर्जी 8 जूल हो जाए। मैंने आपसे कहा कि भाई मान लो यहां वो पॉइंट है, ये कहीं पॉइंट ले लिया मैंने जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स प्राइम, कह दिया कि यहां जाकर काइनेटिक एनर्जी 8 जूल हो जाती है। एक्स प्राइम निकालना है, देखो कितना आसान काम है, एक लाइन की कैलकुलेशन है। वर्क डन इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 8 जूल, इनिशियल आई थी, हमने कैलकुलेट करी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, 16 आई थी ना। हाँ, ये तो था फाइनल माइनस इनिशियल। अरे भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कैसे निकालोगे, ये वाला वर्क डन, ये कितना है 1, तो इट्स आया हाफ बेस इंटू हाइट। भाई ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन चाहिए, तो ये सब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्राइम -2। भाई यहां से लेकर यहां तक एक्स प्राइम है, इतना 2 है, तो ये क्या बच गया, एक्स प्राइम -2 बच गया। तो इट्स माइनस ऑफ एक्स प्राइम -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8 -16 कितना आ गया, -8। एक्स प्राइम ही तो निकालना है, इसमें से कैंसिल कर दिया।
तो आपका माइनस ने माइनस को भी कैंसिल कर दिया, एक्स प्राइम माइनस 2 आ गया 4, नहीं 2 आ गया, ये डिवाइड कर देगा, एक्स प्राइम आ गया आपका 4 मीटर। तो ये आपका एक्स प्राइम निकल आया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट का जो आंसर है दैट आंसर इज 18। थर्ड पार्ट का आंसर इज 18। ये आपको होमवर्क मेरी तरफ से वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, शाम तक उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। कल हम कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आज इसको यहीं छोड़ते हैं, कल हम कंटिन्यू करें। हर्षित आप कहीं भी ले सकते हैं ना, आप यहां भी ले सकते हैं, आप यहां भी ले सकते हैं, आप यहां भी ले सकते हैं। मैंने 4 तो लिखा ही नहीं, मैंने तो एक्स प्राइम माइनस 2 लिखा। नहीं हो सकता ना बाबू, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, यहाँ तो टोटल वर्क डन ही जीरो हो गया, तो यहाँ तो एनर्जी जीरो होगी। इसके बाद ही होगा, 2 के बाद ही होगा। खुद सोचो ना, जितना पॉजिटिव वर्क डन उतना नेगेटिव वर्क डन, टोटल वर्क डन इज जीरो, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो होगा वो 2 के बाद होगा।